तो उसको हम रेवेन्यू, तो वो हम उसको रेवेन्यू के अंदर चार्ज कर देंगे, और उसके अंदर हम उसको, यानी जो अहम अमाउंट है, मटेरियल अमाउंट है, बड़ी अमाउंट है, उसको देन गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, हमने जो भी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं वो उन उसूलों के तहत मेंटेन करने हैं जिन असूलों को जनरली लोग एक्सेप्ट करते हैं, कंपनीज एक्सेप्ट करती हैं, बिजनेस एक्सेप्ट करता है, बैंक एक्सेप्ट करता है, इन जो एफबीआर और स्पेशली इनकम टैक्स एक्सेप्ट करता है, एससीसीपी एक्सेप्ट करता है। तो हमने वो प्रिंसिपल्स हमने इसके डाल दी। बाकी हर उसकी मॉड्यूल की, हर उसकी उसूल की तफसील है, हमने ये नटशेल में बात कर ली है, तो हम अगले मॉड्यूल पे चल रहे हैं। अब हम आ जाते हैं तीसरे मॉड्यूल की तरफ, अकाउंटिंग प्रोसीजर, सिस्टम एंड साइकिल। तो अब यहां से ऑनवर्ड जो है वो हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट शुरू हो जाता है, और इसके अंदर ये है कि आप लोग इन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे तो बात बनेगी। ये इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। बेनिफिट्स ऑफ बुक कीपिंग, बेसिक नो हाउ ऑफ अकाउंटिंग, 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग फ्लो, फ्लो चार्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग बुक्स, देन द रिकॉर्डिंग प्रोसेस, जर्नल, जर्नलाइजिंग, टेक्निक ऑफ जर्नलाइजिंग, सिंपल एंड कंपाउंड जर्नल एंट्री। ये सारे हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको इंशाल्लाह हम एक एक करके कवर करेंगे। अब बेनिफिट्स क्या हैं? एक तो ये है कि हम जब अकाउंट्स रखते हैं, हम जब किताबें रखते हैं, जब हम अकाउंट्स की मुख्तलिफ बुक्स रखते हैं, जनरल लेजर, लेजर, और उसके बाद फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो प्रॉपरली इफेक्टिवली डॉक्यूमेंटेड हो जाती हैं। हर चीज जो हमने खरीदी होती है और जो हमने बेची होती है, जो खर्च किया होता है, उसकी बाकायदा रसीदें और बाकायदा उसका अकाउंट मेंटेन किया जाता है, और वो चाहे हजारों ट्रांजेक्शन हो, हमारे पास उसकी समरी और पूरी ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड होती है, फिर उसके बाद फिर हम उसकी समरी बनाते हैं, फिर उसकी हम एनालिसिस करते हैं। हिस्ट्री ऑफ द बिजनेस इज मेंटेन, प्लस है, माइनस है, कहाँ ऊंच नीचे है, कितने एसेट्स से कितने एसेट्स फिर हुए, ईयर टू ईयर क्या प्रॉफिट्स होते रहे, क्या लॉसेस होते रहे, क्या रेवेन्यू बढ़ता रहा, सेल्स क्या बढ़ती रही है, हमारी हमारी एसेट्स हमारे क्या बढ़ते रहे, कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट आता रहा, ईयर टू ईयर ये हमारी हिस्ट्री बन जाती है। उसके बाद फिर जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे एससीसीपी है, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये बेसिकली जो है, ये जो लिमिटेड कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, उसके लिए ये लाजमी है कि एससीसीपी के साथ हमें लाइजन रखना पड़ता है, तो वहां पर उनकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को हम पूरी करते हैं। देन एफबीआर, स्पेशली इनकम टैक्स, फिर सेल्स टैक्स, तो इसके लिए जो है, सो these are met with proper books of account, statutory audit और investigation by management becomes easier। ठीक है, प्रॉपर अकाउंट्स होगा हमारा, तो फिर हम इसके अंदर जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन है, मैनेजमेंट की हो या किसी इंडिपेंडेंट बॉडी की हो, एफबीआर की हो, इनकम टैक्स की हो, सेल्स टैक्स की हो, किसी की भी हो, तो वो हम उसको बाकायदा मेंटेन रखते हैं, और वो हम बाकायदा इसके अंदर जो इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट दोनों के लिए हमारे को ये रिकॉर्ड काम आता है। उसके बाद अगर हम बैंक से लोन लेते हैं या कोई डोनर एजेंसी से कोई हम ग्रांट लेते हैं, तो उसके लिए भी हमें ये अकाउंट्स काम आते हैं। ये बुक्स हमारी जो बुक्स हैं वो सारी काम आती हैं, और उसके बेसिस के ऊपर हम लोन लेते हैं या हम किसी डोनर से ग्रांट लेते हैं। सो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लाइक पोजीशन ऑफ कैश कैन बी असर्टेन एट एनी टाइम। कैश फ्लो की पोजीशन, किस दिन किस वक्त कितना कैश, किस ट्रांजैक्शन के बाद कितना कैश हमारे पास मौजूद है, वो हमारे पास रिकॉर्ड आ जाता है।
और इसके बाद फिर हमने क्या चीजें मालूम कर सकते हैं, लाइकली वॉल्यूम ऑफ फ्यूचर एक्सपेंसेस। आज जब हमें पता है कि हमारे करंट एक्सपेंसेस क्या हैं और इसके बाद प्रीवियस एक्सपेंसेस हमारे क्या थे, और उससे हमारे को एक ट्रेंड बन गया, तो आगे का हम ट्रेंड बता सकते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस और फ्यूचर एक्सपेंसेस आउटफ्लो, कहाँ किस मद से कैश आएगा और किस मद में कैश जाएगा। जो भी हमारा कैश आता है, जितने ही ट्रांजैक्शंस कैश की हो, चाहे वो हजारों, सैकड़ों या लाखों, वो तीन एरियाज हैं जहां से आती हैं। एक है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो हम डे टू डे काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उससे जो कैश आता है या उस मद में कैश जाता है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया। दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर हम जो एसेट्स हैं, जो एसेट्स हम अप्लाई करते हैं, लगाते हैं बिजनेस के अंदर, वो एसेट्स हमारे आ जाते हैं, और इसी एसेट को अगर सेल करते हैं तो वो कैश इनफ्लो अगेंस्ट हो जाता है। देन एबनॉर्मल ट्रेंड ऑफ एक्सपेंसेस, एबनॉर्मल कोई एक्सपेंसेस आते हैं तो वो ट्रेंड हमें नजर आ जाता है। देन पोजीशन ऑफ इन्वेंट्री कैन बी सर्टेन एट एनी गिवन टाइम। तो इन्वेंट्रीज की हमें पोजीशन पता लग जाती है कि हमारी इन्वेंट्रीज की पोजीशन क्या है। अच्छा, हम लाइफ के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर प्लस और माइनस दो तरह की ट्रांजैक्शन हम यूज करते हैं, तो यहां पर भी हमारी जो है दो तरह की ट्रांजैक्शन के सिंबल्स आती हैं, एक प्लस और एक माइनस, यानी एक डेबिट और एक क्रेडिट। लेकिन हर दफा डेबिट और क्रेडिट का मतलब प्लस माइनस नहीं होता, ये हम आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे। अब हम आ जाते हैं 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। सारे अकाउंट्स हमारे इस 5 पिलर्स के ऊपर होते हैं। एसेट्स, जो भी हमारे असासे हैं, लाइबिलिटीज जो हमें लोगों को देना है, कैपिटल जो ओनर के या शेयर होल्डर्स के पैसे हैं, रेवेन्यू जो आमदनी है या एक्सपेंसेस। ये 5 चीजें हैं जिसके इर्द गिर्द हमारी अकाउंटिंग घूमती है। जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उसको हम समराइज करके इन 5 चीजों में डाल देते हैं, इन 5 आइटम्स में डाल देते हैं। एसेट्स हमारे लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, यानी करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स वो एसेट्स हैं जो 1 साल से ज्यादा मुद्दत में जो इस्तेमाल होते हैं, जैसे मशीनरी है, बिल्डिंग है, लैंड है, गाड़ियां हैं। ये सारे एसेट्स वो हैं कि जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, या जिनकी जिनकी फायदा जो है हमें 1 साल से ज्यादा पीरियड तक मिलना की उम्मीद होती है। उसके बाद फिर करंट एसेट्स हैं जो 1 साल के अंदर इस्तेमाल हो जाने होते हैं या हम कर सकते हैं, जैसे हमारा कैश है, जैसे हमारा बैंक बैलेंस है, जैसे हमारी इन्वेंट्रीज हैं, जैसे हमारे रिसीवेबल्स हैं, ये आ गए। उसके बाद फिर लाइबिलिटीज, जो हमारी बिजनेस की लाइबिलिटीज हैं, जो बिजनेस के दूसरे लोगों को देना है। जो ओनर को देना है वो कैपिटल, जो ओनर को देना है वो कैपिटल, जो ओनर के अलावा दूसरे लोगों को देना है वो लाइबिलिटीज हैं। इसके अंदर लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज दो तरह की होगी। अगर साल के अंदर अंदर देना है तो वो करंट लाइबिलिटीज होगी, जैसे करंट, जैसे अकाउंट पेबल है, ये हमारा करंट पेबल है। और बैंक का जो लोन पेबल है वो अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो वो लॉन्ग टर्म होगा, और अगर वो जो इंस्टॉलमेंट इस साल पे करनी है वो करंट हो जाएगा, और बाकी सारा लॉन्ग लॉन्ग टर्म हो जाएगा। कैपिटल, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ओनर को पैसे देने होते हैं, जो उसका कैपिटल है, वो हमारा कैपिटल के अंदर आ जाता है। इसके अंदर जो कैपिटल का पिछला बैलेंस होता है वो आ जाता है। उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट है तो ऐड हो जाता है, ड्राइंग लेस हो जाती है, और अगर खुदा ना खास्ता लॉस है तो वो माइनस हो जाता है। देन रेवेन्यू यानी आमदनी, हमने सेल्स की तो हमारी आमदनी हो गई, हमने कोई और सर्विसेज प्रोवाइड की तो हमारी आमदनी हो गई, ये रेवेन्यू हो गई। इसके बाद फिर इस रेवेन्यू को हासिल करने के लिए, इस आमदनी को हासिल करने के लिए जो भी हमारे खर्चे होंगे वो हमारे एक्सपेंसेस कहलाएंगे, वो हमारे एक्सपेंसेस हो गए। तो रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस हो गया तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया, और ये प्रॉफिट ऐड हो गया कैपिटल के अंदर।
अब हम अगली स्लाइड पे आ जा रहे हैं। अब इसके अंदर डेबिट क्रेडिट के असूल हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हर दफा बढ़ने से डेबिट नहीं होता। जैसे प्लस है, हर चीज प्लस होने से बढ़ेगी नहीं। हाँ, हमारी अगर असासे हैं या आमदनी है, तो ये जब हम प्लस करते हैं तो ये इसके अंदर बढ़ेंगे, और जब माइनस होगा तो ये घटेंगे। एसेट्स जब इंक्रीज होता है तो हम उसको कहते हैं डेबिट। कोई भी एसेट हम खरीदते हैं तो वो इंक्रीज होता है तो डेबिट हो जाता है। जब एसेट्स एसेट्स हमारा कम हो जाएगा, हम बेच देंगे एसेट, तो वो एसेट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद फिर लाइबिलिटीज हैं। तो ये लाइबिलिटीज अगर बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती हैं, अगर घटती हैं तो डेबिट हो जाती हैं। कैपिटल है, तो ये इसके अंदर कैपिटल या इक्विटी अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट है, और जब घट रहा है तो डेबिट है। उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रेवेन्यू अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा, घट रहा है तो डेबिट होगा। एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो डेबिट होंगे, घट रहे हैं तो क्रेडिट होंगे। ये इसके जो डेली हम अपने ट्रांजैक्शंस करते हैं उसके हिसाब से। इसको आप खास तौर पे समझ लीजिएगा। इंडिविजुअल आइटम किसी ने पूछना होगा तो वो पूछ भी लेगा। अदरवाइज जिस वक्त हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर आएंगे, या हम ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे, जर्नलाइजेशन की बात करेंगे, तो ये चीजें और आपको समझ आ जाएंगी। एसेट्स जो हैं वो बराबर हैं लाइबिलिटीज या इक्विटी के। लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी, जो भी एसेट्स हैं हमारे, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। ये हमारी बैलेंस शीट की भी एक जो ट्रांजैक्शन बनती है वो ये है। उसके अंदर जो प्लस साइड है, एसेट साइड है बैलेंस शीट की, वो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज साइड के जो लाइबिलिटीज हैं, जो आउटसाइडर को पे करनी है और जो ऑनर को पे करनी है, इक्विटी। तो ये दोनों का टोटल बराबर हो जाएगा। इक्विटी दो तरह की होती है, एक कैपिटल जो ऑनर ने पैसे लगाए होते हैं, और एक रिटेन अर्निंग जो उसके अंदर जो उसका प्रॉफिट का बैलेंस होता है, ताकि बिजनेस को ग्रो किया जाए। जब भी जब भी प्रॉफिट होता है तो उसके अंदर कोशिश ये होनी चाहिए कि उसके अंदर कुछ पोर्शन तो आप ड्रॉ करके अपने एक्सपेंसेस में इस्तेमाल में ले लें, और बाकी जो अमाउंट है उसको आप उसमें इस्तेमाल कर लें बिजनेस के एक्सपेंशन के अंदर, ताकि बिजनेस ग्रो करता रहे। क्योंकि आपकी मशीनों को जो है साथ साथ बैलेंसिंग, मॉडर्नाइजेशन या रिप्लेसमेंट, बीएमआर की जरूरत पड़ती रहती है। तो आप अपने एक्सपेंसेस को, अपने बिजनेस को भी एक्सपेंड करते रहें, नई मशीनें भी डालें, और पुरानी मशीनों के अंदर जो है उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस और वो सारा कुछ उसका क्लियर काम किया जाए। देन दिस बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज अप्लाइड फॉर बैलेंस शीट, जैसे मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद फिर प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस मार्केटिंग एक्सपेंसेस माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस फाइनेंशियल चार्जेस प्लस अदर इनकम। तो ये हमारे हमारे नेट प्रॉफिट हो गया। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट हमने नेट प्रॉफिट के लिए पहली चीज दी है, इसका मतलब है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आती है वो इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ परचेजेस आ जाती है, जो हमारी इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है, कि जो माल हमने बेचा है उसकी हमारी कॉस्ट क्या थी। तो कोई भी हमें बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा, तो उसके अंदर हमारे पास जो आएगा सेल्स आएगी। सेल्स के अंदर से हम उसके अंदर से हमारी लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। इसके अंदर से इसके अंदर से फिर हम जो है मुख्तलिफ मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस निकालेंगे, तो ये हमारी ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी। इसके बाद अदर इनकम हम ऐड करेंगे तो ये हमारी टोटल इनकम आ जाएगी। कोई चीज हमने स्क्रैप बेचा, कोई और चीज बेची हमने, कोई और सर्विसेज दी हमने, तो वहां की जो अदर इनकम होगी वो इसमें ऐड हो जाएंगी। तो ये बेसिकली अकाउंटिंग की एक बेसिक इक्वेशन है। अब हम आ जाते हैं अकाउंटिंग फ्लो। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हों, चाहे वो छोटा बिजनेस है जहां हंड्रेड्स में होंगी, जो मिड साइज होगा हजारों होगी, जो बड़ा होगा उसमें लाखों ट्रांजैक्शंस होंगी। ट्रांजैक्शन क्या है? एक लेन देन जो हमारा है वो ट्रांजैक्शन कहलाता है। जो भी हमारा लेन देन है
वो हमारी ट्रांजैक्शन कहलाता है। हमने कोई चीज खरीदी, ये ट्रांजैक्शन हो गई। कोई चीज बेची, ये ट्रांजैक्शन हो गई। हमने कोई मशीन खरीदी, ये ट्रांजैक्शन हो गई। तो सारी ट्रांजैक्शंस जो है, जिसके वाउचर्स बनेंगे, जिसकी रसीदें बनेगी, वाउचर्स हमारे डेबिट क्रेडिट के वाउचर्स बनेंगे, उसकी सपोर्टिंग के अंदर हमारी रसीदें लगेंगी और उसके ऊपर वो साइन होंगे जिसने पैसे लिए होंगे। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन हो गए। इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री पास करेंगे हम। जनरल एंट्री पास करेंगे, जैसे अकाउंट्स रिसीवेबल है और उसके बाद फिर हमारे वो सेल्स माइनस क्रेडिट हो गई। तो जनरल एंट्रीज हम इसको जनरलाइजेशन के अंदर वो कर लें। जनरल एंट्रीज जितनी भी होती हैं ये इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस होती हैं। इसके बाद फिर हम इसकी समरी बनाते हैं, जिस समरी को हम कहते हैं जनरल लेजर। ये हमारा बुक ऑफ अकाउंट है, जनरल लेजर। इसके अंदर क्या होगा, सेल्स का एक अकाउंट होगा। इसके अंदर हर एक्सपेंस का एक अलग अकाउंट होगा। जैसे जैसे परचेजेज हैं उसका एक अकाउंट होगा। जैसे हमारी उसके अंदर कन्वेंस है उसका अलग अकाउंट होगा। एंटरटेनमेंट है उसका अलग अकाउंट होगा। डेप्रिसिएशन है अलग अकाउंट होगा। तो ये बेसिकली समरी है। तो हमारा क्या हो गया, पहली चीज Sir, you are not audible. There is a connectivity issue. Please cooperate. डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हमें अपनी बुक्स को, ये हट सकता है, हमें अपनी बुक्स को हमें अपनी बुक्स को जो है वो एडजस्ट करना होगा। अगर कहीं है, हमें ढूंढना होगा कि हमारे इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। वो हो गया। उसके बाद फिर ये इससे ट्रायल बैलेंस के अंदर एडजस्टमेंट होगी। पीरियड एंड के बाद एडजस्टमेंट्स होंगी। डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट होगी, बेड डेट की एडजस्टमेंट होगी, हमारी इन्वेंट्रीज की एडजस्टमेंट्स होंगी, हमारे रिसीवेबल्स, हमारे पेबल्स जो भी एक्रूअल्स हैं उसकी एडजस्टमेंट होगी। तो फिर ट्रायल बैलेंस के बाद हम ये एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहां से हमारा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस प्लस एडजस्टेड अमाउंट और एडजस्टमेंट्स इज इक्वल टू एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ये हमारा ट्रायल बैलेंस बन गया। तो अब तक हम जिस चीज पे पहुंचे हैं वो हमारा पहुंचा है रिकॉर्डिंग और दूसरा समराइजिंग जनरल लेजर की शक्ल में। अकाउंटिंग के तीन स्टेजेस हैं, रिकॉर्डिंग है, समराइजिंग है और फिर एनालिसिस है। एनालिसिस का क्या है, वो थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। हम इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो है वो पहले बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। उसके बाद फिर जो उस इनकम स्टेटमेंट से बैलेंस शीट के अंदर हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज चले जाएंगे और कैपिटल चला जाएगा। तो ये दो स्टेटमेंट बनेंगे। यहां से फिर हम एक तीसरा बनाएंगे कैश फ्लो, जो मैंने आपको तीन सोर्सेस से बताया था कि तीन सोर्सेस में हमारे आते हैं पैसे या हमारे खर्च होते हैं। यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हमारे इन्वेस्टिंग एक्सपेंसेस, हमारे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल है, या अगर हमने लोन लिया तो ये हमारे फाइनेंशियल रिसीव्ड और इन्हीं मदों में जब पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट आ जाएंगी। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हो जाएगा। उसके बाद फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आ जाएगा। साल के शुरू में हमारी जो ऑनर का कैपिटल था, इक्विटी थी, वो कितनी थी, प्रॉफिट या लॉस प्लस माइनस हो जाएगा इसके अंदर। उसके बाद फिर ये टोटल अवेलेबल हो गए फंड्स। उसके बाद फिर जो ड्राइंग हुई है तो वो ड्रा हो जाएगा, ड्राइंग के अंदर आ जाएगा। तो ये इसके अंदर स्टेटमेंट बनता जाएगा। उसके बाद फिर नोट्स टू अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज की हमने शुरू में बात की थी, गोइंग कंसर्न वगैरह, वो हमें मेंशन करना होता है कि हमने किस किस को अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसीडर किया अपने अकाउंट्स बनाने के अंदर।
उसके बाद फिर नोट्स टू अकाउंट्स आता है। हम इसके अंदर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में समराइज फॉर्म में बेचते हैं। अब अगर जैसे हमने नेट सेल्स का उसके अंदर वो डाल दिया, नेट सेल्स की अमाउंट डाल दी, तो वो उसके अंदर वो आ जाएगी, नेट सेल्स आ जाएगी हमारी इनकम स्टेटमेंट में। अब इसके अंदर ग्रॉस सेल्स आएगी, उसके बाद फिर इसके अंदर सेल्स डिस्काउंट्स आएंगे, सेल्स रिटर्न्स आएंगी, इसके अंदर कोई और कोई हमने कुछ कोई चीज दी है उसके अंदर, या कोई हमने इसके अंदर क्लेम दिया है, तो ये सारी चीजें माइनस हो जाएंगी, तो ये आ जाएंगी नोट्स टू अकाउंट्स में। तो नोट्स टू अकाउंट जो है वो जो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट है उसका एक पार्ट एंड पार्सल होता है। क्योंकि अगर हम बहुत सारी चीजें दे देंगे, 10-10 20-20 आइटम हर एक के अंदर देंगे, तो बैलेंस शीट जो है वो कई पेजेस पे बनेगी, वो समराइज फॉर्म में नहीं होगी, हम समझ नहीं पाएंगे। तो हर अकाउंट को हम समराइज करते हैं उसके अंदर, और उसके बाद वो देते हैं। डेप्रिसिएशन हमारा एक अमाउंट आ जाएगा डेप्रिसिएशन का, जबकि एक्चुअली डेप्रिसिएशन तो कई चीजों पे होगा, मुख्तलिफ बिल्डिंग पे होगा, 10 बिल्डिंग्स हैं तो 10 डेप्रिसिएशन होगा। इसके बाद फिर हमारी जो है उसके अंदर लैंड पे तो जनरली होता नहीं है, लेकिन अगर वो हमारी लीज होल्ड है तो उसके अंदर आ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारी कोई मशीन है, हमारे पास 10 टाइप की मशीनें हैं, तो उनके डेप्रिसिएशन आ जाएंगे, मुख्तलिफ मशीनों मुख्तलिफ इक्विपमेंट के डेप्रिसिएशन आ जाएंगे। तो ये सारी जो तफसील होगी वो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर आ जाएंगे। तो अकाउंटिंग फ्लो जो है ये बेसिकली ये है, ट्रांजैक्शन, जर्नल एंट्रीज, ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्रीज यानी जो हमारे रसीदें हैं और जो हमने खरीदी हैं चीजें, या हमने बेची हैं या खर्च किए हैं पैसे, उसकी जर्नल एंट्रीज होगी। यहां से हम फिर समरी बनाएंगे जर्नल लेजर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। इस समराइज लेजर का जो भी हमारे टोटल लेजर होंगे साल के या पीरियड के, तो उससे हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे जिसके अंदर अमाउंट होगा पर्टिकुलर, उसके बाद डेबिट क्रेडिट और उसका टोटल हो जाएगा। ये टोटल टैली होना चाहिए, ये टैली नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। पहले इसे टैली कर लेंगे, और जब हम दोबारा चेक करेंगे फिर इसे टैली कर लेंगे। जब ये 100% टैली हो जाएगा तो एडजस्टेड अकाउंट एडजस्टमेंट्स आएंगी, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होगा, ये भी टैली होना चाहिए। अगर ये टैली नहीं होगा तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बन सकते। अगर ये टैली नहीं होगा तो हमारा बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। उसके बाद फिर ये इसकी समरी होगी, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसी। अब ये किसी किस्म की भी कंपनी है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, चाहे पार्टनरशिप है, चाहे प्राइवेट लिमिटेड है, चाहे लिमिटेड है, उसमें ये सारी चीजों की जरूरत होगी। हाँ, आपको इनकम टैक्स के हवाले से बाज दफा सिर्फ बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट चाहिए होता है, बाकी चीजों की जरूरत नहीं होती। बाज दफा वो नोट्स ऑफ अकाउंट्स भी मांगते हैं, और वो उसका पार्ट होता है, तो वो आपको देना पड़ता है, और उसूलन देना चाहिए, और बगैर मांगे देना चाहिए होता है। उसके बाद फिर हम इसके अंदर अगर बैंक हमसे मांगता है तो वो बैंक हमसे, हमारी वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती, इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एफबीआर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सेल्स टैक्स की नहीं होती, इनकम टैक्स की नहीं होती, कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन अगर बैंक से हम लोन लेने के लिए करते हैं तो वो हमारा कैश फ्लो मंगवाता है, तो वो फिर हमें उस सूरत के अंदर वो देना होता है। लेकिन अगर वो लिमिटेड कंपनी है तो उसमें ये सारे आइटम्स आएंगे, सारी चीजें आएंगी, तब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा। जब तक ये 5 स्टेटमेंट्स नहीं होंगे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, ऑपरेटिंग कॉस्ट के ऊपर आ जाते हैं कि हमारी जो हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात की थी वो क्या है। उसके अंदर पहले क्या है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट, यानी प्राइमरी कॉस्ट। अब डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल दो डिफरेंट चीजें हैं। ये बेसिकली जो हमारे उसके अंदर आता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अगर हम कॉस्टिंग कर रहे हैं तो ये एज इट इज आएगा। और अगर हम खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं नॉन कॉस्टिंग पर्पस के लिए, तो उसके अंदर फिर बाज दफा ये हम प्राइम कॉस्ट अलग से नहीं दिखाते, ओवरहेड्स हम दिखाते हैं, मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स हम इस तरह से दिखाते हैं। तो दो, मटेरियल और लेबर, दो तरह से उसको हम डिवाइड करते हैं, एक डायरेक्ट फिर एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि जो आसानी से अगेंस्ट 1 यूनिट हम आसानी से उसको इस्टेब्लिश कर सकें।
जिस तरह से एक कोई चीज हम बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, तो उसमें लकड़ी ऐसी है कि जो हम बासानी एक यूनिट के ऊपर, एक टेबल के लिए हम बासानी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी वुड हमारी इस्तेमाल हुई। बाकी जो चीजें हमारी उसके ऊपर इस्तेमाल होती हैं, जैसे स्क्रूज हैं, वॉशर्स हैं, ग्लू है, कोई और ऐसी छोटी मोटी चीज है, तो वो हम माल उसको कैलकुलेट तो कर सकते हैं कि एक यूनिट में कितनी इस्तेमाल हुई है, लेकिन आसानी से नहीं कर सकते। अगर हम आसानी से नहीं कर सके तो वो फिर इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, और अगर आसानी से अगेंस्ट वन यूनिट नॉट टोटल, तो वो डायरेक्ट मटेरियल। इसी तरह से डायरेक्ट लेबर है, जो बंदा काम कर रहा है, लेबरल जो मशीन जो प्रोडक्शन पे काम कर रहा है, वो डायरेक्ट लेबर है। और जो दूसरे लेबर्स हैं, जैसे जो हेल्पर्स होते हैं और जो दूसरे लोग होते हैं, वो उसके अंदर ये आ जाते हैं, और फिर इनडायरेक्ट लेबर में आ जाते हैं। फिर इसके बाद अदर ओवरहेड्स आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारे इंश्योरेंस है, प्रॉपर्टी टैक्स है, डेप्रिसिएशन है, मेंटेनेंस है, यूटिलिटीज हैं। ये हमारे अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आ गए। उसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल की और जो चीजें हैं, उसके अंदर फैक्ट्री सप्लाईज, लुब्रिकेंट्स, थ्रेड फॉर गारमेंट्स, क्यूसी केमिकल्स, ये हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल आ गया। डायरेक्ट लेबर के अंदर हमारी जो सुपरविजन है या इंस्पेक्शन क्यूसी की कॉस्ट है, ये बेसिकली, या हेल्पर्स हैं, ये हमारी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गई। तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू प्राइमरी कॉस्ट, जिसे हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं, बेसिक कॉस्ट है। उसके बाद फिर हम इसके अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसको हम फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं या प्रोडक्शन ओवरहेड कहते हैं, ये दोनों चीजें जब शामिल हो जाएंगी तो ये हमारी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी, कि टोटल हमने जो कॉस्ट इनकर की है कोई चीज बनाने में, उस पर कितनी कॉस्ट आई, तो वो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा और हम ले लेते हैं। हमारी टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ गई, और इसके अंदर कन्वर्जन कॉस्ट जो है, कन्वर्जन कॉस्ट क्या है, मटेरियल को कन्वर्ट करने में इन फिनिश गुड्स जो कॉस्ट आती है उसे कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। यानी मटेरियल से अगर हमें फिनिश गुड्स बनानी है तो उसमें दो टाइप की कॉस्ट इंक्लूड हो जाएगी, एक डायरेक्ट लेबर और एक प्रोडक्शन ओवरहेड्स। यही लगाएंगे ना मटेरियल पे तो वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये कहलाती है कन्वर्जन कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। वहां हमने तीन हिस्सों के अंदर दिखाया था, और यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड। यहाँ पर हमने डायरेक्ट मटेरियल अलग ले लिया है, और जो डायरेक्ट मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश कॉस्ट के अंदर, वो हमने एक जगह पे ले लिया है, दैट इज योर लेबर एंड योर ओवरहेड। ठीक। अब उसके बाद इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड हो जाएंगी, सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंसेस। तो इसको हम सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहते हैं। अगर बैंक से अगर हमने लोन लिया हुआ तो उसके ऊपर हमारे कुछ मार्कअप वगैरह होगा, जिसको हम फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कहते हैं। तो ये सारी चीजें मिला के सेल्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल, तीन कैटेगरीज में आ जाएगा। तो ये हमारे कहलाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कारोबार करने के, कारोबार को ऑपरेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं, ये तीन हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। अब सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर क्या चीजें शामिल हैं? सेल्स सैलरीज है, कमीशन है, एडवर्टाइजिंग है, सैंपल्स हैं। सैंपल की जो कॉस्ट है, बाद दफा फ्री सैंपल्स देने पड़ते हैं, उसकी कॉस्ट आ जाती है। और अगर गिव अवेज हैं तो उसकी भी कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद फिर ट्रेवल एक्सपेंसेस हैं, टेलीफोन, टेलीग्राफ है, ये रिलेटेड है सेल्स स्टाफ से, जो टेलीफोन वगैरह है वो उससे रिलेटेड। उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज आ गई, रेंट, ऑफिस का आ गया, ऑफिस का डेप्रिसिएशन, और ऑफिस के स्टाफ को जो गाड़ियां दी हैं उसका डेप्रिसिएशन, ऑडिट फीस, लीगल एक्सपेंसेस, टेलीफोन एंड टेलीग्राफ आ गया, स्टेशनरी प्रिंटिंग आ गई, मार्कअप एंड अदर फाइनेंशियल चार्जेस। तो बाज दफा ये सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इकट्ठे होते हैं, बाज दफा सेलिंग एंड मार्केटिंग अलग कर दिए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अलग होते हैं, बाज दफा फाइनेंशियल अलग कर दिए जाते हैं अगर सब्सटेंशियल अमाउंट्स हैं, तो फिर वो अलग कर दिए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अलग ले देते हैं। इस तरह से हम इन अमाउंट्स को अकाउंट फॉर करते हैं।
अब उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सपेंडिचर्स के लिए। एक्सपेंडिचर को हम कैसे, कोई भी खर्च करते हैं तो उसका अगर बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलना होता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी एसेट, फिक्स एसेट। ठीक है, बिल्डिंग 1 साल से ज्यादा चलनी है, मशीनरी 1 साल से ज्यादा चलना है, इक्विपमेंट 1 साल से ज्यादा चलना है, तो ये सारे एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो हैं कि जो हमारे जो करंट कोई भी काम को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जो भी खर्चा है, यानी सेल्स करने के लिए जो भी खर्चा आएगा वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होगा। तो वो हम उसके अंदर से सेल्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंसेस हम इसमें कर देंगे, और फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का डेप्रिसिएशन इसके अंदर हम एडजस्ट करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद फिर ये दो एक्सपेंडिचर की जो डिस्टिंक्शन है, कैलकुलेटिंग, मकसद क्या है, कैलकुलेटिंग एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्ट। जब तक हम उसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो करंट अमाउंट है डेप्रिसिएशन की शक्ल में, जब तक हम उसको एडजस्ट नहीं करेंगे, उसे अकाउंट फॉर नहीं करेंगे, हम अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट एक्यूरेट नहीं निकाल सकते। तो एक्यूरेट प्रोडक्ट की कॉस्ट एक्यूरेट निकालने के लिए, ताकि हमें उस प्रोडक्ट के ऊपर क्या प्रॉफिट हो रहा है वो हमें उसके अंदर करना। देन प्रॉपर मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, उसको हम मैच करते हैं कि कॉस्ट जो है वो उस रेवेन्यू की जो भी कॉस्ट है, जो सेल्स हमने की है उससे रिलेट जो भी कॉस्ट है उसको हम उसके सामने मैच करें। उसके बाद फिर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पीरियडिक कॉस्ट। तो दो तरह की कॉस्ट होती है, एक प्रोडक्ट कॉस्ट होती है, ये बेसिकली कॉस्टिंग का कंसेप्ट है। एक हमारी होती है प्रोडक्ट कॉस्ट, और एक होती है पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है कि जो एक प्रोडक्ट से रिलेटेड है, यानी हमने एक प्रोडक्ट बनाई, उससे रिलेटेड जो भी हमारी कॉस्ट है, मटेरियल की कॉस्ट है, कोई लेबर की कॉस्ट है, कुछ ओवरहेड्स हैं, वो सारी चीजें उसके अंदर वो आ गई, ये हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट आ गई। माल बनाएंगे तो ये कॉस्ट आएगी, माल बेचेंगे तो ये कॉस्ट आएगी जो सेलिंग। उसके अलावा कुछ पीरियड की कॉस्ट होती है, डेप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस है, रेंट है, ये एक पीरियड से मुताबिक, तो ये पीरियड का। तो हमें एक्यूरेट पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है और पीरियड की कॉस्ट क्या है। ये एक्यूरेट पता करने के लिए हमें अपने सारे एक्सपेंसेस को इधर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंस के अंदर ब्रेक डाउन करना होता है। अब हम थोड़ा सा कैपिटल एक्सपेंडिचर को और डिस्क्राइब करते हैं। सो ये वो है कि जो हमारे फिक्स एसेट्स या एसेट्स को इंप्रूव करने के लिए, ताकि उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए, यानी जो हम मशीनों की बैलेंसिंग करते हैं, मॉडर्नाइजेशन करते हैं, तो रिप्लेसमेंट कुछ करते हैं, तो वो सारी चीजें मशीन की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए होती है या उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए होती है। तो ये एक्सपेंसेस और जितने फिक्स नेचर के एक्सपेंसेस हैं, यानी जो हमारे एसेट्स हम परचेज करते हैं, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं, यानी बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सारी चीजें, इस सारी फैसिलिटीज ये आ जाती हैं, जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा होता है, ये हमारे फिक्स एसेट्स के अंदर आ जाते हैं। एक चीज। दूसरी बात यह है कि ये जो कॉस्ट ऑफ परचेजिंग ऑफ फिक्स एसेट्स है, खाली यही नहीं लेते, बल्कि अदर फिक्स्ड एसेट्स के लिए जो चीजें हमें चाहिए होती हैं, जो चीज एक एसेट को लेने के लिए और उसको चलाने के लिए बहुत सारी कॉस्ट इनकर कर, हमने फ्रेट पे किया, हमने इंस्टॉलेशन पे की, हमने और बंदों की पैसे पे किए, किसी और की फीस पे की, कंसल्टेंट की दी, तो ये सारी चीजें उस मशीन की कॉस्ट में आ जाती। फर्ज कीजिए एक मशीन तो हमने 1 लाख की खरीदी है, लेकिन उसके ऊपर जो है हमारे 25,000 के और खर्चे आ गए, तो वो मशीन 1,25,000 की होगी। हम डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे 1,25,000 पे करेंगे, हम 1 लाख पे नहीं करेंगे। इनकी एग्जांपल जो दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं हमारे एसेट, फिक्स एसेट्स के ऊपर, वो क्या शामिल होंगे, लीगल कॉस्ट इन परचेजिंग प्रॉपर्टी एंड लैंड, जो भी हमारी लीगल एक्सपेंडिचर्स होंगे। उसके बाद इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ मशीनरी, जनरेटर या कोई भी हमारा इक्विपमेंट है जहाँ इंस्टॉलेशन होती है।
उसके बाद फिर आर्किटेक्ट फीस फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्ट्स ऑफ इक्विपमेंट, ऐसे ये बहुत सारी चीजें हैं ये ऐड हो जाती हैं। इस पे हम मजीद इंशाल्लाह ताला जब फिक्स्ड एसेट्स की बात करेंगे तो उस पर भी हम कुछ डिस्कस करेंगे। अभी तक हम बात कर रहे थे कैपिटल एक्सपेंडिचर की, लॉन्ग टर्म जो ऐसी चीजें खरीद जिनका फायदा होता है उसके लिए। अब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए जिसका फायदा 1 साल के अंदर अंदर होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या चीजें शामिल होंगी, जो किसी भी ट्रेड या बिजनेस के लिए जो भी चीजें हम खर्च करते हैं वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, या एक एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी अपने फिक्स एसेट्स की है, जैसे उसकी लुब्रिकेशन है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, जो ये काम है तो वो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर इसकी क्लासिफिकेशन जो है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसकी मुख्तलिफ हेड्स में हम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस क्या होगा, जो चीज को बनाने के लिए खर्च होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या होगा, जो जो बिजनेस को चलाने के लिए होगा। मार्केटिंग सेलिंग क्या होगा, जो बिजनेस जो एक्सपेंसेस जो हमें सेल्स के हवाले से सेल्स स्टाफ को पे करना होगा, जो कमीशन या उनके एक्सपेंसेस जो हमारे मार्केटिंग सेलिंग होंगे। तीसरा हमारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होंगे, यानी जो भी मार्कअप और बैंक के पैसे होंगे वो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस पे आएंगे। इन पे ऑलरेडी हम पीछे भी बात कर चुके हैं। अब इसके बाद फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट आ जाती है। थोड़ा सा कॉस्ट क्या, कुछ चीजें देखिए हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से बात चीजें कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आती हैं, बात फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आती हैं। लेकिन जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो एसएमईज होती हैं, उसके अंदर जनरली जो बंदा फाइनेंशियल अकाउंटिंग करता है वही बंदा कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहा है, वही बंदा कॉस्टिंग कर रहा होता है। इसलिए हम दोनों चीजें आपकी नीड के हिसाब से साथ साथ थोड़ी सी जो आपकी रिलेशनशिप बनती है कॉस्टिंग साइड से वो भी हम करते चले जा रहे हैं। तो इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, इसके अंदर जो है डायरेक्ट लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस, ये बहुत सारी चार्जेस। अब इसके अंदर कुछ चीजें ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं। इसके बाद ये इंडिविजुअल एक्सपेंसेस की कुछ मिसालें, ताकि आप समझ जाएं कि ये कौन सी चीज कहाँ जाएगी। हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारे ऐड होते हैं जिनको हमें इसके अंदर डालना होता है। अब इसके अंदर क्या है, सैलरीज टू फैक्ट्री वर्कर्स ऑफ कैंटीन। बाज जगह पर कैंटीन ठेकेदार को दिया होता है तो उसकी अमाउंट, और बाज दफा जो होता है कंपनी फैक्ट्री खुद अपना कैंटीन चला रही होती है, अपना स्टाफ रखा होता है तो उनकी तनख्वाहें या उनकी वेजेस, तो ये हमारे जाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। उसके बाद सैलरीज एंड कमीशन टू सेल्स फोर्स को जो भी हम कमीशन या सैलरीज पे करेंगे वो जाएंगे सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर। फिर फाइनेंशियल मैनेजर की जो गाड़ी है उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारे चले जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ हेड ऑफिस जो है वो हमारा चला जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर, क्योंकि वो फैक्ट्री से अलग है। देन वाटर चार्जेस फॉर प्लांट, हम पानी टैंकर से ले रहे हैं या हम लाइन से ले रहे हैं तो उसके जो भी बिलिंग अमाउंट है वो हमारे सारे चले जाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। देन इंटरेस्ट टू बैंक, ये चला जाएगा फाइनेंशियल चार्जेस में, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। देन लीजिंग चार्जेस भी हमारे फाइनेंशियल चार्जेस में चले जाएंगे। देन थ्रेड यूज इन गारमेंट फैक्ट्री, ये हमारे फैक्ट्री ओवरहेड में चले जाएंगे। लिब्रिकेशन चार्जेस ऑफ मशीन, ये भी हमारे फैक्ट्री ओवरहेड में चले जाएंगे। कस्टम ड्यूटी पेड फॉर इंपोर्ट ऑफ मशीन, ये हमारी उसके अंदर चले जाएगी, जो मशीन की कॉस्ट है उसके अंदर चले जाएगी, फिक्स एसेट्स के अंदर चले जाएगी। तो ये हम बहुत सारी इस तरह से चंद एग्जांपल्स हैं। हमारे डे टू डे बिजनेस के बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिसको इन्हीं बेसिस के ऊपर, इसी क्राइटेरिया के ऊपर हमें उसको क्लासीफाई करना होता है मुख्तलिफ हेड्स के अंदर। अब हम ट्रांजैक्शंस को लेते हैं कि ट्रांजैक्शंस को हम जो भी ट्रांजैक्शन लेंगे उसको किस तरह से क्लासीफाई करते हैं।
उसके अंदर क्लासिफाई करेंगे हम ट्रांजैक्शंस को, इधर क्रेडिट सेल्स अगर उधार पे बेचा है, रिटर्न इनवर्ड अगर कोई चीज हमारे को वापस आ गई है, बेची थी हमने आ गई तो वो रिटर्न इनवर्ड में आ जाएगी। उसके बाद क्रेडिट परचेज है, जो उधार चीज है वो क्रेडिट परचेज में आएगी। रिटर्न आउटवर्ड, हमने जो चीज खरीदी थी और किसी वजह से हम वापस कर रहे हैं तो वो रिटर्न आउटवर्ड में आ जाएगी। उसके बाद कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन आ जाएंगी, उसके बाद अदर ट्रांजैक्शन आएंगी। अब ये तो हो गई क्लासिफिकेशन। अब इसके हिसाब से हमें जो है उसको रिकॉर्ड कैसे करना है, बुक ऑफ प्राइम प्राइम एंट्री क्या कहलाती है, बेसिक जो बुक्स होती हैं उसके अंदर क्या होती है, तो क्रेडिट सेल्स सारी जाएंगी सेल्स डे बुक के अंदर, जो वहां से फिर सेल्स लेजर के अंदर चले जाएंगी। उसके बाद फिर रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड जो है वो रिटर्न इनवर्ड्स के रिकॉर्ड में चले जाएंगी, जो सेल्स सेल्स जो हमारी जो हमने चीजें बेची थी उसमें से कुछ वापस आ गई, तो ये सेल्स लेजर के अंदर एंट्री हो जाएगी। फिर क्रेडिट परचेज जो की है हमने वो परचेज बुक के अंदर चले जाएगी, ये फिर परचेज लेजर में चले जाएगी। और वहां से जो उधार का माल है, एक एक जो इंडिविजुअल, एक तो कंट्रोल अकाउंट बनेगा उधार जो भी होगा, और एक इंडिविजुअल मुख्तलिफ कंपनियों का ABCD सबका अलग अलग बनेगा। और फिर ये टोटल अमाउंट को कंट्रोल अकाउंट से टैली करेंगे, तो ये सारे अकाउंट्स जो है वो टाई अप होने चाहिए, यानी ABCD का टोटल टोटल जो अभी हमारा क्रेडिट अकाउंट है, अकाउंट्स पेबल, उससे मैच करना चाहिए। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड है, जो हमने माल खरीदा था वो हमने किसी वजह से वापस दे दिया, तो ये आउटवर्ड डे बुक में जाएगी, और यही फिर वहां से परचेज लेजर के अंदर माइनस हो जाएगी, और उस इंडिविजुअल से या उन इंडिविजुअल से जिनसे खरीदा होगा उनके वापस चले जाएंगे। उसके बाद फिर जो कैश की का है, उसके लिए कि जो भी कैश और बैंक है उसके अंदर कैश बुक रखेंगे और कैश बैंक रखेंगे। तो कैश बुक जो है वो हम बाज दफा क्या होता है कि जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए हम पेटी कैश रखते हैं। उसका सिस्टम ये होता है कि अगर हमने फर्ज कीजिए कि 10,000 का पेटी कैश रखा है, तो जो जो भी पेटी कैशियर है उसके पास जो एक्सपेंसेस और जो बैलेंस है वो 10,000 हर वक्त होना चाहिए। फिर उससे जब हम अमाउंट ले लेंगे, एडजस्ट कर देंगे मेन उसके अंदर बुक के अंदर, उस 15 दिन की या 30 दिन की, तो फिर हम उसको नए सिरे से जीरो से वो उसके पास अमाउंट्स आ जाएंगी। उसके बाद फिर जो दूसरी ट्रांजैक्शंस हैं वो नॉमिनल जर्नल के अंदर आ जाएंगी, जो हमारे सेल्स परचेज के जर्नल होते हैं ये नॉमिनल जर्नल वो आ जाएंगे। और इसके इसी तरीके से बहुत सारे जो लोग हैं जिनको पे करना है, जिनसे रिसीव करना है, इनके लेजर्स बनेंगे। फिर फिक्स एसेट्स उसके अंदर बनेंगे, एक्सपेंसेस के अंदर एक्सपेंसेस आ जाएंगे, सन्ड्री इनकम आ जाएगी, करेक्शन और एडजस्टमेंट्स आ जाएगी, जैसे डेप्रिसिएशन है उसकी एडजस्टमेंट होगी, या अगर हमारा कोई अकाउंट टैली नहीं हो रहा, हमने गलत ट्रांजैक्शन कर दी तो उसकी एडजस्टमेंट आ जाएगी, या हमारे जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं जैसे इंश्योरेंस वगैरह का या रेंट का, तो उसका जो फर्ज कीजिए कि हमने 12 महीने के पैसे पे किए हुए और उसके बाद 3 महीने के इस पीरियड में एडजस्ट हो गए, तो 3 महीने हमारे प्रीपेड में से एक्सपेंसेस को चले जाएंगे, 9 महीने के प्रीपेड में आ जाएंगे। और इसके बाद फिर इसी तरह से हमारी कोई मिस्टेक होगी तो उसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। इसके बाद फिर कंट्रोलिंग अकाउंट्स बनते हैं। कंट्रोल चीज़ों को किस तरह करते हैं कि हम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कैश और बैंक का रिकंसिलिएशन बनाते हैं। जनरली बैंक के लिए हम हर महीने या के बाद एक बैंक रिकंसिलिएशन बनाते हैं, और हर बैंक का अलग रिकंसिलिएशन बनता है। इसके अंदर बैंक में और हमारे अकाउंट्स के अंदर एक डिफरेंस आता है। बैंक कुछ चीज़ों को एडजस्ट कर देता है, हम नहीं कर रहे होते हैं, कुछ अमाउंट्स हम पे कर, हम उसके बनना चाहिए ताकि वो चीजें रिकनसाइल। उसके बाद जो हमारे कंट्रोल अकाउंट्स हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि एक हमारा अकाउंट्स जो है वो पेबल का अकाउंट होगा, और फिर ए को क्या पे करना है, बी को क्या पे करना है, सी को क्या पे करना है, डी को क्या पे करना है। ABCD का जो टोटल बन रहा है वो हमारे टोटल पेबल से
ये रिकनसाइल होना चाहिए, ये होना चाहिए। उसके बाद फिर हम इससे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। इसके बाद चीज़ों को हम रिव्यू करेंगे किस लिए, कि जो हमारी एडजस्टमेंट्स करनी है, तो फिर एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस बनेगा। डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करनी है, मुख्तलिफ प्रोविजंस हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, तो ये प्रोविजन होगा। क्लोजिंग स्टॉक अब हमारे पास कितना है, फिर हम जो भी एडजस्टमेंट्स होगी उसकी एडजस्टेड एंट्रीज करेंगे। उन एडजस्टेड एंट्रीज के हवाले से फिर हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाए। इसके बाद फिर हमारी वो समराइज हो जाएगी, जो हमारी 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, उसमें हम समरी बनाते हैं, जिसके अंदर हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, बैलेंस शीट होगी, और उसके साथ जो दूसरे 3 अकाउंट्स हैं, जैसे कैश फ्लो है, चेंजेस इन इक्विटी है, और इसी तरीके से हमारे नोट्स टू अकाउंट्स हैं, ये 3 ये अकाउंट और 2 ये अकाउंट, तो 5 अकाउंट ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। ये बेसिकली हमारी चीजों की समरी होती है। अब हजारों ट्रांजैक्शन जो है ना, वो इन चंद चीजों के अंदर आ जाती है, और हमें ओवरऑल पिक्चर हमारे सामने आ जाती है कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, उसके अंदर क्या आमदनी टोटल हुई है, क्या एक्सपेंसेस किस हेड के अंदर हुए हैं, क्या क्या एसेट्स हैं, क्या क्या लाइबिलिटीज हैं, क्या इक्विटी है, कैपिटल कितना है, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं, ये समराइज फॉर्म में आ जाती हैं, जिसमें डिसीजन लेना आसान होता है। हजारों ट्रांजैक्शंस का या जर्नल एंट्रीज का या लेजर से हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। हम इस समराइज फॉर्म से डिसीजन ले सकते हैं कि हमें बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोग्रेस देने के लिए क्या तरीक़ाकार करना होगा, किस तरह से हम इसको बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते। अब हम आ जाते हैं रिकॉर्डिंग प्रोसेस के ऊपर। रिकॉर्डिंग प्रोसेस के अंदर पहले हम हर ट्रांजैक्शन को एनालाइज करेंगे कि ये प्लस होगा या माइनस, यानी डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। उसके बाद फिर ट्रांजैक्शन को उसमें एंटर करेंगे जर्नल के अंदर। उसके बाद फिर ये जर्नल से जो इंफॉर्मेशन है ये लेजर में करेंगे। सो पहले क्या होगा कि इनवाइस आ गई हमारे पास। अब इस इनवाइस का रिकॉर्डिंग प्रोसेस हो गया कि हमने जर्नल के अंदर एंट्री कर दी, कि इसके अंदर इसके अंदर जो है अकाउंट्स पेबल आ गया, कि हमने फलाने को अकाउंट्स पेबल है, और इसके बाद ये हमारी हमारी जो भी परचेजेज हैं वो हमारी आ गई, तो ये हमारी इसके अंदर आ गई। उसके बाद फिर जनरल एंट्रीज आ गई इसके अंदर, कि ये हमारी जनरल एंट्रीज के अंदर आ गया, लेजर के अंदर आ गया। इसके अंदर हमें जो भी परचेजेज हैं वो हमारी डेबिट साइड में आ जाएंगी, और जो पेबल है वो हमारा क्रेडिट साइड के अंदर आ जाएगा, कि हमने इसको पे करना है इसको। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी। तो कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसके अंदर हमें प्लस माइनस करना होगा, डेबिट क्रेडिट हमने अपने उन्हीं असूलों के ऊपर करना होगा जो असूल हमने पहले किए थे, कि एसेट इंक्रीजेस डेबिटेड, एसेट डिक्रीजेस क्रेडिटेड। इसी तरीके से जो हमारे रेवेन्यू इंक्रीजेस क्रेडिटेड हो जाएगा, रेवेन्यू डिक्रीजेस डेबिट हो जाएगा, और इसी तरीके से हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट हो जाएगी, लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो डेबिट हो जाएगी। तो ये सारी ट्रांजैक्शन इसी हिसाब से होंगी, चाहे वो सेल्स की हो चाहे परचेज की हो। दोनों इनवाइसेस इसी तरीके से हमारे उसके अंदर इनवाइस आएगी, सेल्स की या परचेज की। उसके बाद फिर हम उसकी ट्रांजैक्शन उसकी एंट्री करेंगे, और उसके बाद फिर हम उसे लेजर के अंदर डाल देंगे। लेजर के अंदर उस पर्टिकुलर लेजर के अंदर, उस अकाउंट्स के अंदर हम इसकी एंट्री कर देंगे। अब ये जर्नल के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हैं क्या है, इसको जो है इनिशियली उसके अंदर हम रिकॉर्ड कर देते हैं। तो जर्नल के अंदर जो है एक स्पेस होगी फॉर डेट्स के लिए, फिर अकाउंट टाइटल होगा, उसके अंदर एक्सप्लेनेशंस होंगे, रेफरेंसेस होंगे कि किस वाउचर के नंबर से ये चीज की एंट्री हुई है, किस इनवॉइस के नंबर से ये एंट्री हुई है, और किस अकाउंट के अंदर गई है। तो वो उसके रेफरेंसेस होंगे, क्रॉस रेफरेंसेस होंगे, ताकि हम उसके अंदर आसानी से उसकी ओरिजिनलिटी को रिकनसाइल कर सके। उसके बाद 2 अकाउंट्स के कॉलम्स होंगे, एक डेबिट साइड होगा और एक क्रेडिट साइड होगा। तो ये इस तरह से टी अकाउंट्स बनेगा, हर ट्रांजैक्शन का एक टी अकाउंट बनेगा, हर हर आइटम का, हर हेड का एक टी अकाउंट बनेगा, जिसे हम लेजर अकाउंट कहते हैं।
अब इसके अंदर जो है, इसके अंदर क्या चीजें कंट्रीब्यूट कर रहा है जर्नल? एक तो डिस्क्लोजेस इन वन प्लेस द कंप्लीट इफेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन का कंप्लीट इफेक्ट बताएगा कि इस अकाउंट, इस ट्रांजैक्शन से क्या चीज पे, किन दो चीजों पे इम्पैक्ट हो रहा है। क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम रखते हैं, ये सारा सिस्टम हमारा डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। पहले हम सिंगल एंट्री सिस्टम पे इनिशियली जो अकाउंटिंग हम मेंटेन करते थे वो हम सिंगल एंट्री करते थे कि ये चीज बेची हमने 10,000 की, ये चीज खरीदी 5,000 की, तो इस तरह करते थे। अब हम क्या करते हैं, डबल एंट्री करते हैं। तो दो अकाउंट्स जो इम्पैक्ट होंगे, से एक तो सेल्स या परचेज का अमाउंट आ जाएगा, एक अकाउंट रिसीवेबल या अकाउंट पेबल आ जाएगा। तो हर ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट्स आ जाएंगे उसके। फिर इसके बाद एक क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड आ जाएगा, हर ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्डिंग हो जाएगी हर। इसके बाद फिर इट हेल्प्स टू प्रिवेंट और लोकेट एरर। हमारी कोई गलती भी है डेबिट क्रेडिट के ऊपर तो उससे हमें पता लग जाएगा, और हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। अगर कहीं कोई गलती होगी तो वो पता लग जाएगी। खासतौर पे जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं होती तो फिर हम दोबारा इसको रिव्यू करते हैं और उससे हम अपनी अपने चीज़ों को करेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर जर्नलाइजिंग क्या है, ट्रांजैक्शन डेटा एक जर्नल के अंदर जब हम एंटर करते हैं तो इसके लिए जो टेक्निकल टर्म या अकाउंटिंग टर्म इस्तेमाल होती है वो जर्नलाइजिंग होती है, यानी जर्नल में एंट्री कर देना। तो ये जो है हर ट्रांजैक्शन की एक अलग एंट्री होगी, एक इंडिपेंडेंट एंट्री होगी हर अकाउंट की, हर ट्रांजैक्शन की। सो उसके अंदर क्या चीज आएगी, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन आएगी, अकाउंट एंड अमाउंट्स टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड आएगा। इसमें दोनों कॉलम होंगे डेबिट क्रेडिट का, कौन सी चीज डेबिट में आ रही है, कौन सी चीज क्रेडिट में आ रही है वो इसके अंदर होगा। और ये दोनों ट्रांजैक्शंस का टोटल जो है अगर वो टैली होना चाहिए। यानी अगर फर्ज कीजिए कि हम एक चीज परचेज कर रहे हैं तो परचेजेस हमारी डेबिट में हो गई, और दो बंदों से हम कर रहे हैं, ये 20,000 जो है, एक से 15,000 खरीदे, एक से 5,000, तो उन दोनों को क्रेडिट करेंगे, एक को 15 से एक 5 से। तो इन दोनों का जो दोनों कॉलम है डेबिट और क्रेडिट, एंड के अंदर नीचे जो है टैली होना चाहिए। अगर टैली नहीं है तो हम इंडिविजुअल वो दो चार ट्रांजेक्शन जो उस पेज के ऊपर हुई है जर्नल के अंदर उसको हम देख लें, ताकि अगर कोई उसके अंदर गलती हो तो हम उसकी करेक्शन कर लें। देन अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन की ये ट्रांजैक्शन परचेज ऑफ गुड्स, परचेज मशीनरी, पेड फाइनेंशियल चार्जेस, पेड रेंट एक्सपेंसेस, पेड एडवांस रेंट। तो इस तरह से ये उसकी जो ब्रीफिंग आ जाएगी, एक एक्सप्लेनेशन आ जाएगा हर ट्रांजैक्शन का, और वो हम उसको उसके अंदर करेंगे। तो ये उसके ब्रेकअप है, हमारी ये ट्रांजैक्शन का 3 हिस्सों में ब्रेकअप। उसके बाद जर्नलाइजिंग की हम ये देख लें। जर्नल इस तरह से होता है जिसके अंदर डेट होती है, अकाउंट टाइटल एंड एक्सप्लेनेशन होता है, रेफरेंस होता है, डेबिट और क्रेडिट होता है। तो इसके अंदर फिर ये हो जाता है कि ये कैश है, ये कैश आया 15,000, किस चीज का आया है, ये कैश है, कैश इन में ये आ गया इसके अंदर। अब एक कैपिटल का जो हमारा लेजर अकाउंट है उसका लेजर का उसके अंदर आ जाएगा। तो ये हमारी इसके अंदर रेफरेंसेस आ जाएंगे, ये डेट आ गई पहले कॉलम। उसके बाद हमने क्या खरीदा, इस 15,000 में से हमने 7,000 का कंप्यूटर से, और इसके अंदर इन रेफरेंसेस के लेजर के किस अकाउंट के अंदर इसकी एंट्री हमारा जो है जो उधार खरीदा होता कंप्यूटर इक्विपमेंट हमारा डेबिट हो जाता, अकाउंट पेबल जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाता।